हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो क्लास है अपनी काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आ रही है, क्योंकि होली की छुट्टियां आ गई थी 2-3 दिन की। तो आज स्टार्ट करते हैं जहां छोड़ा था हमने वहीं से। अपन ने पढ़ लिया था चार का रूल, बेस रेशियो रूल। अब बेस रेशियो रूल के बाद में अपने पास आता है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या आता है? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था और किस बेसिस पे दिया था, उसकी अपन बात करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था? मॉरिस और इसमें क्या है, मॉरिस और विल्किंस ने एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने स्टडीज ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बाय यूज ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक द्वारा। किसके द्वारा? मॉरिस और विल्किंस ने, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, फ्रैंकलिन ने स्टडी की थी किसमें? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, डीएनए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। किसकी? डीएनए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। स्टडीज ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बाय यूज ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक द्वारा। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स हैं। डीएनए जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, उसमें क्या है, जो मॉरिस और विल्किंस एक साइंटिस्ट थे और उनके साथ रोजलिंड फ्रैंकलिन ने कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं जो डीएनए का, उसकी एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक द्वारा उसकी स्टडी की थी, उसको पढ़ा था। किसके द्वारा? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक द्वारा उसको पढ़ा था। और उसमें इन्होंने जो देखा था उसको इन्होंने क्या किया था, एक अखबार के माध्यम से पब्लिश किया था। क्या किया था? अब अखबार के माध्यम से पब्लिश किया था। तो अपनी बात चल रही है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की। उसमें जो मॉरिस और विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किसकी? डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, उसको पढ़ा था। और किसके द्वारा उसको पढ़ा था? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक द्वारा उसको पढ़ा था। और उसमें इन्होंने जो भी देखा था उसको किस में पब्लिश किया था? अखबार में पब्लिश किया था। तो उस अखबार में पब्लिश जब किया था इन्होंने, तो उसी टाइम पर इसी काम को दो और वैज्ञानिक जो कि मॉलिक्यूलर डीएनए को पढ़ने में लगे हुए थे। कौन कौन से थे? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वो भी इसको पढ़ने में लग रहे थे। तो उन्होंने इसके जो अखबार में इन्होंने जो पब्लिश किया था उसको लेकर, और तो इन्होंने पब्लिश किया था उन चीज़ों को लेकर इन्होंने एक मॉडल दिया था। क्या दिया था? एक मॉडल प्रपोज किया था। क्या किया था? मॉडल प्रपोज किया था। किस बेसिस पर? एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो डाटा था विल्किंस और फ्रैंकलिन ने जो दिया था। क्या दिया था? जो मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन का डाटा था एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला, उसको लिया और इन्होंने एक मॉडल दिया। क्या दिया? एक मॉडल दिया।
उसे ही डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस, और किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से जो डाटा दिया था उन्होंने, उसके बेसिस पर जो वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक मॉडल दिया था। क्या दिया था? एक मॉडल, डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ विल्किंस। किसका था? मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन का जो डाटा था, एंड फ्रांसिस फ्रैंकलिन का जो डाटा था, जिसको लेकर जेम्स वॉटसन, जो उसी टाइम पर ये भी उसको ही पढ़ रहे थे डीएनए को, तो उन्होंने इस डाटा को लेकर जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने मॉडल प्रपोज्ड डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। क्या? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि बी डीएनए था। डीएनए मोस्टली 3 टाइप के, बी डीएनए, सी डीएनए, इस टाइप के होते हैं, जिसमें से इन्होंने बी डीएनए मॉडल दिया था। डीएनए का बी डीएनए मॉडल दिया था। बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, इस टाइप के डीएनएज होते हैं, उनका एक मॉडल दिया था। कब दिया था? 1953 में। कब दिया था? 1953 में। तो इन्होंने जो मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा देखा गया वो डाटा था, उसको लेकर उसके बेसिस पर इन्होंने एक अपना मॉडल दिया। किसने? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक मॉडल दिया 1953 में, उसी को डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। इसी से इनको वाटसन, क्रिक और विल्किंस नोबेल प्राइज़ मिला था। किसको? इनको। इसी के बेसिस पर इनको, जब इन्होंने मॉडल दिया था, तो तो इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़। वाटसन, क्रिक को और विल्किंस, क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था इस मॉडल को देने के बाद। नोबेल प्राइज़ 1962 में, 1962 में वाटसन, क्रिक और विल्किंस को इन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 में। आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा, ये फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला? क्योंकि फ्रैंकलिन की डेथ हो गई थी उस टाइम पर, और जो नोबेल प्राइज़ मिलता है वो सर्वाइविंग मेंबर को ही मिलता है, जो सर्वाइव कर रहे होते हैं उनको ही मिलता है। तो ये वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज़ मिला था। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किस बेस पर था? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज बेस्ड ऑन, किस बेस पर दिया था? तो एक तो अपना एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक हो गया। क्या? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का जो डाटा मिला था उसके बेसिस पर। तो पहला लिख देते हैं किस बेसिस पर ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो पहला लिख देते हैं एक्सरे
डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का जो डाटा था एक्स-रे डिफ्रैक्शन वाला, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन और सेकंड बेस पर दिया था वो किसी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, एक तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा और एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, और 3 है चारगाफ रूल का आधार पर इन्होंने क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल, चारगाफ्स रूल। तो आप सोच रहे होंगे आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन का तो पता लग गया, और एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है, वो चारगाफ रूल का, दोनों का, इसको और समझ लेते हैं डिटेल में। इसके लिए मैं एनसीईआरटी से आपको इस बातों को समझाना चाहूँगा। तो एनसीईआरटी अपन देखते हैं एक मिनट। तो अपना जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 97 है, उसमें अपन को थर्ड पैराग्राफ में जो दिया है उसको एक बार अपन पढ़ेंगे। किसको? थर्ड पैराग्राफ को दिया है, ये वाला थर्ड पैराग्राफ अपन को दिया है, इसको अपन पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? थर्ड पैराग्राफ को। तो एक बार इसको अपन देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है? इन आरएनए वेरी न्यूक्लियोटाइड, नहीं, थर्ड पैराग्राफ, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंट, इसमें लिखा है डीएनए एज एसिडिक सब्सटेंस, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इन न्यूक्लियोटाइड वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिस्चर ने। डीएनए जो एसिडिक नेचर का होता है, न्यूक्लिक एसिड जिसको अपन बोलते हैं, डीएनए न्यूक्लिक एसिड, जो कि अपन पहले लेक्चर में कवर किया था, उसको अपन बोलते हैं सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो कि एक न्यूक्लियस में होता है। क्या होता है? डीएनए एसिडिक नेचर, एसिडिक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट बार आइडेंटिफाई किया था इसको फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में, लिखा है फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में। ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन, इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? एसिडिक होने के कारण इसको न्यूक्लिन नाम दिया था। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इज आइसोलेटिंग सच ए लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट द इल्यूसिडेशन शब्द को आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमाइंड इल्यूसिव मतलब हाइडन न्यूक्लियर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें अपन को ये समझाया गया है कि जो अपना डीएनए है उसको खोज तो कब कर ली थी फ्रेडरिक मिस्चर ने? 1869 में। पर इसका जो मॉडल आया था वो कब आया था? 1962 में। कब आया था? 1953 में। इसका मॉडल कब, इतना लेट क्यों आया था? इसकी खोज कब हो गई थी? 1869 में इसकी खोज हो गई थी। बट इसका जो मॉडल दिया था डबल हेलिक्स वाला, वो 1953 में दिया था। इसका 1953 में इतना लेट क्यों आया? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, नहीं उठ रहा होता उठा लीजिए सवाल। तो इसमें लिखा है कि जो कि 1969 में अपना पहली बार इसका डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने। हाउ ड्यू टू, तो आगे से अपन स्टार्ट करते हैं। हाउ ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, तो अपनी क्या है, एक तकनीकी खराबी मान लीजिए, तकनीकी लिमिटेशन, तकनीकी कमियों के कारण ये आइसोलेटिंग सच लॉन्ग पॉलीमर, ये एक डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर एक लंबा पॉलीमर था। क्या था? लंबा पॉलीमर, जिसको बिना टुकड़ों में, बिना काटे तरीके से टुकड़ों में निकालना था। तो अपने टुकड़ों के बिना निकालना पॉसिबल नहीं था। क्या नहीं था? डीएनए को एक लंबा पॉलीमर था। क्या था? लॉन्ग पॉलीमर था, इसलिए इसको बिना टुकड़ों के निकालना पॉसिबल नहीं था। तो अपने पास क्या थी? ये टेक्निकल लिमिटेशन थी, तकनीकी कमियां थी कि अपने पास वो तकनीकें नहीं थी जिसके कारण अपन इसको टुकड़ों में निकाल सकें। क्या? टुकड़ों में निकाल सकें। लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट इल्यूसिडेशन
एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेंड इल्यूसिव, मतलब इसी कारण ये हाइडन न्यूक्लियर, हाइडन मतलब छिपा रहना, ये काफ़ी टाइम तक एक छिपा हुआ पॉलीमर बना रहा। क्या छिपा हुआ पॉलीमर बना रहा? क्योंकि ये लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक ये छिपा हुआ पॉलीमर बना रहा। किसके कारण? अपनी टेक्निकल लिमिटेशन के कारण इसको निकालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बड़ा लॉन्ग पॉलीमर था, लंबा पॉलीमर था। इसके कारण इसको निकालना पॉसिबल नहीं था बिना टुकड़ों के, कि टुकड़ों को के बिना इसको निकालना पॉसिबल नहीं था। एक लॉन्ग पॉलीमर था, इल्यूसिव वेरी लॉन्ग पीरियड, इसी कारण ये बहुत लंबे समय तक छिपा हुआ रहा। इसके कारण इसका डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में जाकर अपने सामने प्रपोज हुआ। क्या हुआ? प्रपोज हुआ 1953 में, जब वाटसन क्रिक ने इसको प्रपोज किया इतने लंबे समय बाद। किस कारण? ये कि टुकड़ों में के बिना इसको निकालना पॉसिबल नहीं था, और अपने पास ऐसी तकनीकें नहीं थी जिसको टुकड़ों में तोड़कर निकाला जा सके। तो जेम्स वाटसन क्रिक, फिर जब 1953 में जेम्स वाटसन क्रिक ने बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस एंड मॉरिस विल्किंस का जो रोजलिन फ्रैंकलिन का जो डाटा था, उसके आधार पर जेम्स वाटसन ने 1953 में और फ्रांसिस क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस बाय मॉरिस विल्किंस, रोजलिन फ्रैंकलिन का जो डाटा था उसके बेसिस पर डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर डीएनए का दिया। इसके बाद में जो बात है ऑन ऑफ द हॉलमार्क है स्पेशलिटी देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग। एक था, क्या था? एक तो डाटा डिफ्रैक्शन वाला जो डाटा था उसके बेसिस पर एक बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो बेस पेयरिंग है, उसके बेसिस पर एक डाटा डिफ्रैक्शन के बेसिस पर एक बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड, मतलब दो स्ट्रैंड के बीच में जो बेस पेयरिंग है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, उसके बेस पेयरिंग के बेसिस पर। हाउएवर दिस प्रोपोजिशन वाज ऑल्सो बेस्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चारगाफ। इसको इरविन चारगाफ ने ऑब्जर्व किया था इस चीज़ को। किस चीज़ को? इरविन चारगाफ ने बेस पेयरिंग का जो डाटा था उसको इरविन चारगाफ ने ऑब्जर्व किया था। इसी आधार पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट और इक्वल ऑन। अपन ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ये लाइन एडेनिन थायमिन जो ग्वानिन और साइटोसिन कंटेंट बिटवीन इक्वल टू। तो अपने पास जो तीन मैंने आपको समझा दिया है, क्या कि एक तो डबल हेलिक्स मॉडल के लिए एक चीज़ थी जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग थी जो चारगाफ ने ऑब्जर्व किया था। तो तीन बेसिस के आधार पर डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल अपने सामने आया। क्या है? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल तीन डाटा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ थ्री डिफ्रैक्शन डाटाज। क्या था? एक एक्सरे डिफ्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग और चारगाफ रूल के, जो मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ा दिया है। अगर ये पहले भी आ सकता था, बट इसको अपने पास कुछ टेक्निकल लिमिटेशन थी, इसके कारण अपने पास ये जल्दी नहीं आ पाया, क्योंकि यह लॉन्ग पॉलीमर होता है न्यूक्लियस के अंदर, इनर ऑफ न्यूक्लियस एंड लॉन्ग पॉलीमर इस होता है। इसके कारण ये इसको टुकड़ों के बिना निकालना पॉसिबल नहीं है, और टुकड़े करना की अपने पास लिमिटेशन है, उसको उस टाइम पर इस तरह नहीं निकाल जा सका, इसलिए अपने पास इतना लेट आया। फिर जैसे जैसे खोज होती हुई है 1953 में जेम्स वाटसन क्रिक ने अपने पास ये मॉडल प्रपोज किया। किस बेसिस पर? एक तो रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था, और बेस पेयरिंग डबल स्टैंड एंड टू स्टैंड के बीच की जो बेस पेयरिंग के उसके बेसिस पर चारगाफ रूल के आधार पर इन्होंने यह डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया। तो इतना अपन आज पढ़ लेते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को एकदम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसके क्या है स्ट्रक्चर को, इसके स्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे।